खैरियत से होंगे। और इससे पहले प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर सीरीज़ के 11 लेक्चर जो रिकॉर्ड हो चुके हैं वो देख चुके होंगे। बिलखसूस जो लास्ट 2 लेक्चर हमने डिसीजन मेकिंग पे किए हैं, डिसीजन मेकिंग 1 और डिसीजन मेकिंग 2, अगर वो आप कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पहले उसको देख लें और फिर डिसीजन मेकिंग 3 पे जाएं। आज के लेक्चर में कोई ख़ास सिंटैक्स या कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हम प्रैक्टिस के ऊपर ही बात करेंगे। और प्रैक्टिस सेशन भी आपको जो है ना वो साथ ही शेयर कर देंगे। सबसे पहले रीकैप करते हैं अगले लेक्चर का, पिछले लेक्चर का। लास्ट लेक्चर में हमने कंपोजिट कंडीशन देखी, लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे और फिर कुछ प्रॉब्लम्स की, जिसमें कि हैकर रैंक का डिसीजन मेकिंग लेवल 2 था, जिसमें हमने ये प्रॉब्लम्स जो है वो आपके साथ डिस्कस किए थे साथ। तो उम्मीद है आपने ये प्रॉब्लम्स कर दिए होंगे। अगर आपने ये प्रॉब्लम्स नहीं किए तो आप इसको पॉज कर दें और पहले जाके ये प्रॉब्लम करें, क्योंकि बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो फिर आपको जो है ना वो आगे जाके मज़ीद मुश्किलात होती जाएंगी। अभी मुझे कुछ कुछ आइडिया हो रहा है कि आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही। इसकी वजह ये है कि वीडियो लेक्चर्स जो है ना वो आप तसल्सल से देख नहीं रहे हैं, और अगर देख भी रहे हैं तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें जो है उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। जैसे कि एक ख़ास बात मैं इस पर एम्फेसाइज करता चलूँ अगले लेक्चर पे जाने से पहले, वो ये है कि स्पेसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है। अगर आपने एक भी एक्स्ट्रा स्पेस दे दी तो आपकी आउटपुट ठीक नहीं आएगी। और ये चीज़ जो है ये आपको किसी भी क्लाइंट के को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी टू द पॉइंट रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी होती हैं। लिहाजा आप छोटी 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 चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। तो फिर से मैं इस बात को एम्फेसाइज करूँगा कि एग्जैक्ट आउटपुट देखें और उसके मुताबिक जो है वो अपना प्रोग्राम बनाएं। आगे चलते हैं। इफ एल्स इफ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिसमें हमें मल्टीपल रिलेटेड डिसीजंस लेने होते हैं। रिलेटेड डिसीजंस का क्या मतलब है कि आपने एक ही डाटा के ऊपर मुख्तलिफ चेक्स लगाने हैं और उससे रिलेटेड मुख्तलिफ डिसीजन की स्टेटमेंट्स लगानी है, और मल्टीपल इसके चेक्स लगेंगे। तो उसमें से कुछ जो है वो मैं सूडो कोड में एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास एक पर्सन आया है जिसको आपने कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, तो आप देखते हैं उसको मार्केटिंग आती है तो आप उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। अच्छा, उसे मार्केट नहीं आती, सेल्स आती हैं तो उसे सेल्स डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। अच्छा, उसे रिकॉर्ड कीपिंग आती है तो उसे रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भेज देते हैं। और अगर उसे कुछ नहीं आता तो उसको घर भेज देते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सैम्पल टास्क हैं। रीड 3 इंटीजर्स फॉर ईच इंटीजर कंपेयर विद अदर 2 एलिमेंट्स एंड प्रिंट लार्जेस्ट मिडल स्मॉलेस्ट। तो अगर आपके पास 3 ऐसे इंटीजर्स हैं जो कि मुख्तलिफ हैं, तो लाजमी बात है उनमें से एक जो है वो सबसे छोटा होगा और एक जो है वो सबसे बड़ा होगा और एक दरमियान में होगा। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखें 23, 45, 12, तो 12 सबसे छोटा है, 45 सबसे बड़ा है और 23 मिडल में आ रहा है। तो इनकी अरेंजमेंट कुछ भी हो सकती है। हो सकता है सबसे पहला डिजिट सबसे बड़ा हो, सबसे छोटा हो या दरमियान वाला हो। जो मिडल में लिखा हुआ है मैंने वो तरतीब के लिहाज से सबसे बड़ा हो या सबसे छोटा हो या दरमियान में हो। और इसी तरह आखिरी डिजिट जो है हो सकता है सबसे लार्जेस्ट हो, सबसे स्मॉलेस्ट हो या मिडल में आता हो। तो आपने तरतीब में हर एक को चेक करना है कि क्या कहाँ पे वो लाई करता है। ठीक है, अगर वो बाकी दोनों से सबसे बड़ा है तो उसके साथ लिख देंगे लार्जेस्ट, और अगर वो सबसे दोनों से छोटा है तो उसको मिडल लिख देंगे, और इसी तरह ही। और हर एक डिजिट के लिए, इंटीजर के लिए आपने यही चेक लगाना है और उससे रिलेटेड मैसेज प्रिंट करना है। तो लाजमी बात है कि किसी के साथ लार्जेस्ट आएगा तो किसी और के साथ स्मॉलेस्ट आएगा और फिर तीसरे के साथ मिडल आएगा। इसका कोड देखते हैं। मैप लगा के आपने N1, N2, N3 तीन इंटीजर्स रीड कर लिए। रीड करने के बाद आपने अज्यूम कर लिया कि ये स्मॉलेस्ट है, जो भी नंबर आप रीड कर रहे हैं ना वो सबसे छोटा है। तो सबसे पहले उसको चेक कर लें कि क्या वो लार्जेस्ट तो नहीं है, यानी सबसे बड़ा तो नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना ये N2 टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे N1 आना चाहिए था। N1 इज ग्रेटर देन N2 एंड N1 इज ग्रेटर देन 3, तो ये लार्जेस्ट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती तो फिर दो कंडीशन हो सकती हैं कि N1 N2 से तो बड़ा है और N3 से छोटा है, तो भी वो मिडल है। और अगर वो N1 जो है वो N2 से छोटा है और N3 से बड़ा है, तो भी वो मिडल है। इन दोनों कंडीशंस को इकट्ठा भी किया जा सकता है, तो अलग अलग भी लिखा जा सकता है, जैसे मुनासिब हो। तो अब 3 सूरत हाल हो गई। एक ये कि डिजिट इंटीजर सबसे स्मॉलेस्ट था, फिर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। लेकिन अगर वो स्मॉलेस्ट नहीं था तो या तो लार्जेस्ट होगा या मिडल होगा। जो भी चीज़ होगा वो रिजल्ट में आ जाएगा। तो इसके बाद हम प्रिंट की स्टेटमेंट लिख देंगे N1 कॉमा रिजल्ट। तो N1 में वो नंबर प्रिंट हो जाएगा और रिजल्ट में ये प्रिंट हो जाएगा कि वो स्मॉलेस्ट है, मिडल है या लार्जेस्ट है। यही आपने सलूक N2 के साथ भी कर लेना है।
ठीक है, उसको भी आपने ज्यूम कर लिया वो स्मॉलेस्ट है। फिर अपने N2 के ऊपर चेक किया कि N2 N1 से और N3 दोनों से बड़ा है तो लार्जेस्ट है। N1 जो है वो N2 से बड़ा है और N3 से छोटा है तो मिडल है। N1 N2 से छोटा है N3 से बड़ा है तो भी लार्जेस्ट है। यहाँ पे भी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो इसी तरह ये प्रिंट N2 कोमा रिजल्ट ये मैसेज आ जाएगा। यही काम आप N3 के साथ भी कर लेंगे। तो कोड थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन सिंपल है। अगला क्या है, कन्वर्ट टू मीटर, रीड डिस्टेंस एंड यूनिट्स, प्रिंट डिस्टेंस इन मीटर। तो ये अक्सर हमारे यहाँ जो है वो सवालों में ये इशू होता है कि कोई यूनिट किलोमीटर में है, कोई यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में है, कोई मिलीमीटर में है, कोई डेसीमीटर में है। तो आपने उनको एक जगह एक यूनिट में लाना होता है ताकि आप उनके ऊपर कैलकुलेशन कर सकें। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है हमारे पास के लिए, आपने नंबर रीड किया और आगे यूनिट रीड किए और जवाब आपने बताना है कि मीटर्स में कितना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल, इंटीजर में आपने इनपुट ले ली और फिर यूनिट्स रीड करने के बाद आपने चेक लगा दिया। यूनिट्स किलोमीटर में है तो टाइम्स में 1000। यूनिट्स अगर ऑलरेडी मीटर में है तो फिर उनको कुछ नहीं करना, वो मीटर ही रहेगा। ठीक है, और उसको टाइम्स इक्वल टू 1 कर देंगे। अगर यूनिट्स डेसीमीटर में है तो टाइम्स में हमने क्या डाल दिया, 0.1, यानी मीटर का 10वां हिस्सा। अगर यूनिट सेंटीमीटर में है तो टाइम्स में 0.01 डाल दी, यानी यूनिट्स का 100वां हिस्सा। और उसके बाद हमने प्रिंट करवाते हुए टाइम्स को यूनिट से डी से, यानी जो भी क्वांटिटी है उसे मल्टीप्लाई कर देना है। और जवाब को आपने इंटीजर में ले आना है। ठीक है, इंट का जो फंक्शन है वो अगर जो आप पहले ही इंटीजर में हुआ तो इंटीजर में ही रहेगा, लेकिन अगर वो फ्लोट में चला गया हुआ है, कब फ्लोट में जाएगा, अगर टाइम्स में 0.1 या 0.01 आया तो जवाब आपका फ्लोट में चल जाएगा। लेकिन अगर आप सैंपल आउटपुट देखें तो वहाँ पे 5000 लिखा हुआ है, 5000.0 नहीं है। तो जवाब आपने चूंकि इंटीजर में देना है तो आप प्रिंट करवाते हुए क्वांटिटी वैल्यू को, रिजल्ट को इंटीजर में ले आएँ ताकि आपका रिजल्ट ठीक आ जाए। एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पे अगर आप सैंपल इनपुट देखें तो वहाँ पे के और एम कैपिटल में है। अगर के और एम कैपिटल में है तो आपको ये कोड के अंदर भी के एम कैपिटल में ही चेक करने चाहिए और इसी तरह मीटर भी कैपिटल में करना चाहिए। मैंने चूंकि एज्यूम किया था कि ये स्मॉल में ही लिखा हुआ है, लेकिन अभी मेरी नज़र चली गई है सैंपल इनपुट पे, तो आपने जो है वो सैंपल इनपुट देखते हुए अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर लेना है। नहीं जी, इसके साथ ही डिसीजन मेकिंग लेवल 3 हैकर रैंक का एक और कॉन्टेस्ट, जिसके अंदर प्रॉब्लम्स कौन से हैं, ऑर्डर 3 वैल्यूज, कैलकुलेट बिल, क्लोजेस्ट टू वैल्यूज, फाइंड कोऑर्डिनेट, साइन, ग्रेड कैलकुलेशन, इनकम टैक्स कैलकुलेशन। ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम भी हैं और थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी हैं, इनको डिस्कस करते हैं। ऑर्डर 3 वैल्यूज, 3 इंटीजर्स को रीड करना है और उनको ऑर्डर में प्रिंट करना है। ऑर्डर से मुराद क्या होता है, तरतीब। और तरतीब जो है वो अगर मेंशन नहीं की हुई तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर होती है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ तो फिर वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। ये मैं आपको जनरल गाइडलाइन दे रहा हूँ कि जब भी ये लिखा होगा ना प्रिंट देम इन ऑर्डर, तो इससे मुराद असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो इनपुट देखें 29, 39, 37, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 29, 37, 39। ठीक है, इनपुट फॉर्मेट के अंदर भी यही चीज़ दी हुई है, आउटपुट फॉर्मेट में उसको सीधा करके लिख दिया। ठीक है, समटाइम्स आपको इनपुट ये भी मिल सकती है 29, 37, 39, तो उसको एज इट इज़ लिख देना है। तो आपको ये चेक करना है कि हर नंबर को और उसको अकॉर्डिंगली अरेंज करना है कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा। इसकी दो तीन मुख्तलिफ टेक्निक्स हो सकती हैं। एक जो सबसे आसान टेक्निक इसकी हो सकती है वो ये है कि ये 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। N1 सबसे पहले, N2 उसके बाद, N3 उसके बाद। N1 सबसे पहले, N3 उसके बाद, N2 उसके बाद। N2 सबसे पहले, N1 N3, N2 सबसे पहले, फिर N3, फिर N1, N3 सबसे पहले, N1 N2, और N3 के बाद N2 N1। ये 6 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसके साथ ही एसोसिएटेड 6 चेक्स हो सकते हैं। तो आप 6 चेक लगा सकते हैं कि N1 अगर N2 से बड़ा है और N2 N3 से बड़ा है तो प्रिंट करवा दें N1 N2 N3। अगर N1 जो है वो N3 से बड़ा है और N3 N2 से बड़ा है तो N1 N3 N2 प्रिंट करवा दें। इसी तरह ही N2 N1 N3 के लिए चेक लगा दें। तो 6 चेक लगा के आप 6 दफ़ा प्रिंट की 6 तरतीब बना सकते हैं। प्रिंट N1 N2 N3, प्रिंट N1 N3 N2, प्रिंट N2 N1 N3, इस तरह करके। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप सबसे पहले स्मॉलेस्ट फाइंड कर लें, फिर लार्जेस्ट फाइंड कर लें, फिर मिडल फाइंड कर लें और प्रिंट कराते हुए प्रिंट स्मॉलेस्ट कोमा मिडल कोमा लार्जेस्ट। बल्कि मैं आपको कहूँगा चूँकि आप लर्निंग के प्रोसेस में हैं, आपने कोई जो है ना वो ऑफिस का काम सबमिट नहीं करना है, आपने किसी को कोई टास्क नहीं बना के देना, आपने प्रैक्टिस के लिए करना है, तो आप दोनों तरीक़ों से ये सवाल कीजिएगा, आपको इससे फ़ायदा होगा।
टास्क 2 क्या है, कैलकुलेट सुई गैस बिल। सुई गैस बिल के अंदर 3 प्राइमरी इनपुट्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिट रेट और फिक्स चार्जेस। अगर आप इनपुट फॉर्मेट पे सीधा चले जाएं तो आप देखेंगे वहाँ पे सबसे पहले यूनिट्स हैं, उसके बाद 3 रेट्स लिखे हुए हैं। यही कहानी ऊपर जो है वो इंग्लिश में लिखी हुई है, तो मैं आपको ज़ुबानी समझा देता हूँ कि आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपने जो है ना वो किफ़ायतशारी से काम लिया है और आपने जो है ना यूनिट्स कम जो है ना कंज्यूम किए हैं, तो उससे कम्युनिटी को फ़ायदा हो जाता है, इसलिए आपको इंसेंटिव दिया जा रहा है कि आप जो है ना वो कम पैसे उसके लिए पे करें, यानी यूनिट रेट, तो वो 13 है। अगर आपने जो है वो कंज्यूम मिडल लेवल पे किया है, यानी बहुत कम भी नहीं किया और बहुत ज़्यादा भी नहीं किया, तो फिर आप जो है वो 18 के उस पर दे देंगे, यानी 100 से 200 की रेंज में। और अगर उससे भी ज़्यादा है तो फिर 500 हैं या 5000 हैं, आपको तीसरा रेट अप्लाई हो जाएगा और फिक्स चार्जेस उसमें ऐड हो जाएंगे। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो यूनिट कंज्यूम है 220, 220 जो है वो 200 से ज़्यादा है, तो आप इस पर 22 का रेट लगा देंगे, ये हो जाएंगे 4800, 4840, सॉरी 4840। इसमें 250 जब ऐड करेंगे तो ये जो आउटपुट दी हुई है ये आ जाएगी। आउटपुट फॉर्मेट को अगर देखें तो इसके साथ मैसेज भी है, टोटल अमाउंट 5090। तो बस आपने क्या कर लेना है, यूनिट्स रीड करने हैं और उसके बाद मैप लगा के रेट 1, रेट 2, रेट 3 और फिक्स चार्जेस, और फिर चेक लगा लेना है। अगर यूनिट्स जो है वो लेस देन इक्वल 100 है तो रेट R1 लगा लेना है, और अगर यूनिट्स जो हैं वो 100 से ज़्यादा और 200 से कम है तो रेट या 200 के इक्वल हैं तो R2 लगा लेंगे। और अगर यूनिट्स 200 से भी ज़्यादा हैं तो यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट 3, और फिर आखिर में फिक्स चार्जेस ऐड करें और प्रिंट करवा दें। टास्क 3 है, रीड 3 इंटीजर वैल्यूज, 3 इंटीजर्स एंड प्रिंट द 2 क्लोजेस्ट वैल्यूज। ठीक है, इनमें से जैसे कि इस एग्जांपल में अगर आप देखें 29, 39, 37, तो सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, 39 एंड 37 क्लोजेस्ट हैं। अगर यही 37 जो है ये होता फॉर एग्जांपल 31, तो 29 और 31 जो है वो क्लोजेस्ट हो जाते। तो तो आप जब यूनिट्स रीड करेंगे तो आपके पास फिर उसी तरह ही 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है N1 N2 क्लोजेस्ट हो सकता है N2 N3 क्लोजेस्ट हो सकता है N1 N3, नहीं 6 नहीं सॉरी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, N1 और N2 क्लोजेस्ट N2 और N3 क्लोजेस्ट या N1 N3 क्लोजेस्ट तो उसके लिए आपके पास फिर अगेन मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। एक तरीका क्या है कि आप N1 और N2 का डिफरेंस निकाल लें, N1 और N3 का डिफरेंस निकाल लें, और N2 और N3 का डिफरेंस निकाल लें, और फिर उसको एब्सोल्यूट कर लें। एब्सोल्यूट करने का तरीका पिछले प्रोग्राम्स में गुजर भी चुका है, दोबारा बता देता हूँ कि आप वैल्यू को चेक करें, अगर डिफरेंस जो है वो लेस देन 0 है तो उसको क्या कर दें, डिफरेंस इक्वल टू माइनस डिफरेंस, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वो पहले ही पॉजिटिव है तो ठीक है। अब आपके पास तीनों डिफरेंस जो है वो D12, D13 और D23, ये तीनों किस में आ गए, पॉजिटिव में। तो अब आप इनको जो है वो फाइंड कर लें कि इनमें से कौन सा डिफरेंस जो है वो सबसे कम है, यानी स्मॉलेस्ट डिफरेंस कौन सा है, D12, D13, D23, 3 पॉसिबिलिटीज और तीनों के अगेंस्ट 3 नंबर। D12 अगर सबसे छोटा है तो आप N1 N2 को प्रिंट कर देंगे, अगर D13 सबसे छोटा है तो N1 N3 को प्रिंट कर देंगे, और अगर आपके पास D23 छोटा है तो फिर आप N2 N3 को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इन नंबरों को सॉर्ट नहीं करना। हाँ जी, आप चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, मुझे पता है टाइम बचाते हैं अपना, वो टाइम बचाने के लिए नहीं है, यहाँ पे टाइम लगाने के लिए, क्योंकि आप लर्निंग में हैं। आप चैट जीपीटी से पूछेंगे वो इसको ऑर्डर में कर देगा और फिर गलत जवाब आ जाएगा, क्योंकि वो अगर ये कहेगा ना 37 एंड 39 आर क्लोजेस्ट तो वो गलत जवाब है। आपका एग्जैक्ट जवाब यही है कि 39 एंड 37 आर क्लोजेस्ट, तो आपने इनकी तरतीब नहीं चेंज करनी, और ये प्रोग्राम इसके चेक से ही करने हैं, इसको सॉर्टिंग से नहीं करना। टास्क 4, कहानी थोड़ी सी लंबी है लेकिन बात बड़ी आसान सी है, मैं आपको समझाता हूँ कि आपके पास एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपने जो है वो क्वाड्रेंट्स पढ़े थे 2D के, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 1 में एक्स वाई पॉजिटिव होते थे, क्वाड्रेंट 2 में एक्स नेगेटिव होता था, वाई पॉजिटिव होता था, क्वाड्रेंट 3 में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते थे, और क्वाड्रेंट 4 में एक्स पॉजिटिव होता था और वाई नेगेटिव होता था। तो आपके पास इनपुट फॉर्मेट में एक्स और वाई की वैल्यू है,
उसके अगेंस्ट 4 चेक लग जाएंगे। अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो क्वाड्रेंट 1 जवाब है। अगर एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट 2, जो कि इस एग्जांपल में दिया भी हुआ है। इनपुट आउटपुट फॉर्मेट देखें। और इसी तरह ही अगर दोनों नेगेटिव है, एक्स और वाई, तो क्वाड्रेंट 3। और अगर एक्स जो है वो पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो क्वाड्रेंट 4। साइन पॉजिटिव कहाँ पे है? साइन पॉजिटिव है जहाँ पे वाई पॉजिटिव है, यानी क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 में। और कॉस कहाँ पे पॉजिटिव है? कॉस पॉजिटिव है क्वाड्रेंट 1 में और क्वाड्रेंट 4 में, जहाँ पे एक्स पॉजिटिव है। आप ये तीनों इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग चेक लगा लें। प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन लॉजिक आसान रहेगी। यानी पहले क्वाड्रेंट के लिए 4 चेक लगा लें, क्वाड्रेंट प्रिंट कर लें, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। और फिर जो है वो आप साइन के लिए 2 चेक लगा लें। ठीक है, किस पे लगाएं? सिर्फ और सिर्फ एक्स की वाई की वैल्यू पे। और इसी तरह कॉस के लिए 2 चेक लगा लें। किस पे लगाएं? एक्स की वैल्यू पे। अगर वो पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव लिख दें, अगर वो नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव लिख दें। स्टूडेंट जो है वो ये करते हैं कि इसको एक ही इफ के चेक में तीनों को करने की कोशिश करते हैं, नतीजतन गलतियां आती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि कोड को पहले सिंपल रखें। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप कॉम्प्लेक्स कोड की तरफ जाएं, वरना बिला वजह कोड को कॉम्प्लेक्स ना करें। टास्क 5 है, रीड मार्क्स आउट ऑफ 100, कैलकुलेट एंड प्रिंट द स्टूडेंट ग्रेड्स यूजिंग द ग्रेडिंग स्कीम। ये लंबी चौड़ी ग्रेडिंग स्कीम लिखी हुई है। ये जितनी लंबी स्कीम है उतने ही आपके इफ के चेक लगेंगे। 85 प्लस का मतलब ये है कि अगर मार्क्स 85 या उससे भी ज़्यादा हैं तो ए ग्रेड। अगर 85 से लेस हैं और 80 या उससे ज़्यादा हैं तो ए माइनस। तो ये सीधा सीधा केस है इफ एल्स इफ एल्स इफ। आप अलग से भी लगा सकते हैं, उसमें कंपोजिट कंडीशन लगा लेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन प्रेफर्ड क्यों है ये मैं अगले किसी लेक्चर में आपको समझाऊंगा बात, कि आप इफ एल्स के अलग अलग केसेस जो है ना वो लगा लें। तो वो क्यों जो है वो स्लो करता है आपके प्रोग्राम को। जबकि अगर आप इफ एल्स इफ लगा लेंगे तो आपकी लॉजिक भी थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। अभी आप प्रैक्टिस करें, ये मैं चीज़ आपको समझाऊंगा अगले लेक्चर में। बहरहाल आपने इसके बहुत सारे चेक लगाने हैं और उसके अगेंस्ट ग्रेड प्रिंट करना है। ग्रेड इज ए, ग्रेड इज ए माइनस 1, ग्रेड इज ए बी प्लस, ग्रेड इज बी, ग्रेड इज बी माइनस। जैसे कि इनपुट फॉर्मूल में देखें 72, तो 72 कहाँ लाई करता है? 75 से नीचे और 70 से ऊपर, तो ग्रेड क्या बनता है? बी। अगर मार्क्स होते हैं 62 तो क्या ग्रेड बनता है? सी प्लस। अगर मार्क्स होते हैं 57 तो ग्रेड बनता है सी माइनस। तो इसी तरह आपने इफ के चेक से ये बताना है कि ग्रेड कौन सा है। आखिरी टास्क जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसको बहुत तवज्जो से करना है। पहले पेपर पे कुछ केसेस जो है वो तसल्ली से वेरीफाई कर लीजिएगा कि क्या होना क्या है इसमें। जब समझ आ जाएगी तो फिर इफ के चेक लगा के कर लीजिएगा। मैं आपको इनपुट आउटपुट फॉर्मेट से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हो क्या रहा है। इनपुट फॉर्मेट देखें, सबसे ऊपर सैलरी लिखी हुई है। ठीक है, ये एनुअल सैलरी है या इनकम है। ठीक है, दूसरे नंबर से स्लैब शुरू होती है। अगर आपकी इनकम 6 लाख से कम है तो कोई टैक्स नहीं है। अगर 1.2 मिलियन आपकी सैलरी है तो आपके ऊपर जो है वो फिक्स टैक्स कोई नहीं है, 2.5% के हिसाब से टैक्स पे कर देंगे। अगर आपकी सैलरी 2.4 से लेके 1.2 के दरमियान है, यानी 1.2 मिलियन से ज़्यादा है और 2.4 मिलियन से कम है या इक्वल है, तो फिर आपने एक तो 15,000 देने हैं फिक्स चार्जेस और 12.5 रेट लगेगा। किस पे लगेगा? जितने पैसे आपके 120 से ऊपर होंगे। ठीक है, इसी तरह ये सारी स्लैब्स लगी हुई हैं। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगर आपकी सैलरी जो है वो 3.6 मिलियन है तो आपने इसको माइनस कर देना है 2.4 मिलियन से। बच गई आपके पास 1.2 मिलियन। इस पे रेट लगा देना है 22.5%। अगर आप ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन देखें तो वहाँ पे 3.6 मिलियन, 165,000 और 22.5 है। ये 22.5 रेट लगा दिया। इसके मुताबिक टैक्स आ गया 270,000 और इसमें फिक्स चार्जेस 165 ऐड करेंगे। ये टोटल बन गया 435,000। ठीक है, तो ये आपका जवाब होगा। जो इनपुट आउटपुट फॉर्मेट में एग्जांपल है उसमें इनकम 3.6 मिलियन नहीं है, उसमें 3.2 मिलियन है। तो उस पर जो टैक्स बनता है वो 345,000 बनता है। आउटपुट सिंपल है, उसमें सिर्फ आपने वैल्यू देनी है। तो ये थे जी आज के टास्क। कॉम्प्लेक्स हैं कुछ टास्क, तो आपने इस पर टाइम लगाना है और इसको करने की कोशिश करनी है।
ताकि हम आगे जो है वो इससे भी जब कॉम्प्लेक्स टास्क करें तो वो आपको उसकी समझ आ जाए और आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी दूर हो जाए। हम कोशिश करेंगे किसी भी फोरम पे इसके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कर दें ताकि आप जो है वो अपनी गलतियां ठीक कर सकें। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।